हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2023 में आने वाले प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। क्लास 12th इंटर सब्जेक्ट PCMB की परीक्षाओं में आने वाले 5 अंक की प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि पिछली वर्ष भी पूछे गए थे प्रश्न और इस वर्ष आप पेपर देने जाओगे उनमें भी यही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो देखते हैं 5 अंक की कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि इस वर्ष आपको पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न है, वर्षा किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। तो वर्षा किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार बताइए। तो देखते हैं कि वर्षा की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आंसर देखते हैं इसका। वायुमंडल से 0.5 mm, वायुमंडल से 0.5 मिलीमीटर व्यास से बड़ी बड़ी बूंदों का पृथ्वी पर गिरना या अवक्षेपण होना वर्षा कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायुमंडल से 0.5 mm व्यास से बड़ी बूंदें, जब पानी की बूंदें बरसती हैं तो 0.5 mm से जो बड़ी हो जाती हैं, तब जो पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। वर्षा के द्वारा ही जल पृथ्वी पर पहुंचता है, वर्षा के द्वारा ही जल पृथ्वी पर आता है। वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। वर्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? वर्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 देखते हैं, संवहनी वर्षा। कौन सी बच्चों? संवहनी वर्षा। तो यह वर्षा गर्म एवं आर्द्र हवाओं के संवहन धाराओं के रूप में होती है। तो संवहनी वर्षा होती है, यह वर्षा गर्म एवं आर्द्र हवाओं के संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठने के कारण होती है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। वर्षा होती है। वर्षा होती है, मूसलाधार रूप में होती है, जिससे अधिकांश भाग नदियों द्वारा बहकर समुद्र में चला जाता है। नंबर 2, पर्वतीय वर्षा। आर्द्र वायु में संघनन उत्पन्न होने के कारण होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा दीर्घकालीन होती है, प्राय सभी स्थानों पर होती है। पर्वतीय वर्षा क्या होती है कि आर्द्र वायु में संघनन उत्पन्न होने के कारण, जैसी आर्द्र वायु होती है तो उसमें संघनन उत्पन्न होता है, तब इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। और यह वर्षा दीर्घकालीन होती है और प्राय सभी स्थानों पर होती है। इसके बाद नंबर 3 है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर चक्रवातों के कारण उत्पन्न होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। पृथ्वी के धरातल पर चक्रवातों के कारण उत्पन्न होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो मैंने आपको प्रश्न पहला पढ़ाया था, इंपोर्टेंट प्रश्न था। अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ। कौन सा प्रश्न है देखते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं, अत्यंत इंपोर्टेंट प्रश्न है। मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं? मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए। अथवा मौसम के पूर्वानुमान से आप क्या समझते हैं, इससे होने वाले लाभ लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। मौसम पूर्वानुमान से तात्पर्य होता है कि पहले से ही मौसम से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। यहां पे समझ सकते हैं कि मौसम पूर्वानुमान, मौसम माने मौसम, पूर्वानुमान माने पूर्वानुमान होता पहले, अनुमान माने अनुमान, पता लगाना। तो इसे सरल भाषा में याद कर सकते हैं कि मौसम से संबंधित सूचनाओं का पहले से ही अनुमान लगाना
मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। मौसम पूर्वानुमान विभिन्न कालखंडों के लिए दिया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान है वो विशेष विशेष कालखंडों के लिए दिया जाता है। कई प्रकार के विनाशकारी तूफान या वायुमंडलीय विक्षोभ जैसे हैरिकेन, ओला बरसने वाले तूफान, टॉर्नेडो आदि के आगमन की कई घंटों पहले दी जाती है सूचना। इनकी सूचना 6 से 12 घंटे पहले रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो होता है इसे अपन मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। जैसे मान के चलें कि मौसम पूर्वानुमान क्या होता है। मौसम पूर्वानुमान समझ लेते हैं इसे। मौसम पूर्वानुमान, तो मौसम माने मौसम, पूर्वानुमान होता है बच्चों पहले, और अनुमान मानो होता है पता लगाना। तो जैसे ही मौसम पूर्वानुमान के लिए मौसम की घटनाओं से संबंधित पहले ही मौसम आने से पहले इसकी सूचनाओं का पता लगा दिया जाता है, तो इसे मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। और यह मौसम पूर्वानुमान मौसम होने से पहले 6 से 12 घंटे पहले इसकी जानकारी रेडियो है, टेलीविज़न है और सोशल मीडिया के द्वारा दे दी जाती है। तो इस प्रकार इसे मौसम पूर्वानुमान कहते हैं। अब देखते हैं मौसम पूर्वानुमान से होने वाले लाभ। नंबर 1, मौसम पूर्वानुमान से कृषि में हो रहे नुकसान से बचा जा सकता है। कृषि में हो रहे नुकसान से बचा जा सकता है। नंबर 2, मौसम की भविष्यवाणी से किसानों को 1-2 दिन पहले पाला पड़ने की सूचना मिल जाती है। इसके द्वारा नुकसान से बचा जा सकता है। पाले पड़ने की सूचना 1-2 पहले ही पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 3, मौसम की सूचना मिलने पर किसान जुताई बुआई आदि निश्चित समय पर कर लेते हैं। मौसम की सूचना मिलती है तो किसान है ना, जो बुआई है, जुताई है, वो पहले ही कर लेते हैं, निश्चित समय पर कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, मौसम फसल पकने के समय आंधी और वर्षा की सूचना मिलने पर अपनी फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका महत्व है, क्या क्या महत्व देखते हैं। मौसम पूर्वानुमान से कृषि में होने वाले उत्पादन को क्षति से बचाया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान से जैसे कृषि के उत्पादन में कोई क्षति हो रही है तो उससे बचाया जा सकता है। नंबर 2, प्राकृतिक आपदाओं से जान और माल की क्षति को कम किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो इस जान माल की क्षति से को कम किया जा सकता है। नंबर 6, वायु परिवहन सुरक्षित है। इससे वायु परिवहन भी इससे सुरक्षित है मौसम पूर्वानुमान से। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा। ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में 3 अंतर दीजिए, अथवा ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछे जाने वाला प्रश्न है। पहले प्रश्न ये आ चुका है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसे समझने के बाद आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखते हैं ऑक्सीश्वसन क्या होता है। ऑक्सीश्वसन यह साधारण श्वसन है। ऑक्सीश्वसन कैसा है? साधारण श्वसन है। इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है। ऑक्सीश्वसन साधारण श्वसन है, इससे वायुमंडल से ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 गैस छोड़ी जाती है। इधर देखते हैं अनॉक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं इसे। यह उस समय होता है जब पौधों को बहुत कम या बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब अनॉक्सीश्वसन होता है।
नंबर 2, इस क्रिया में शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अंत में CO2 तथा पानी बचते हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं के बाद ही मिलते हैं। नंबर 2 इधर देखते हैं। इस क्रिया में शर्करा का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंत में CO2 तथा एल्कोहल बनता है। नंबर 3, इस क्रिया में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऑक्सीशोषण होता है, उसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 673 कैलोरी। इस क्रिया में ऊर्जा 21 कैलोरी उत्पन्न होती है। नंबर 4, बोलिए मत। नंबर 4, यह क्रिया पौधों में जीवन भर होती है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया जो पौधों में जीवन भर होती है और अनॉक्सीश्वसन की क्रिया यह अधिक समय तक नहीं होती है। यह क्रिया सभी जीवों में होती है और यह क्रिया निम्न प्रकार के जीवों में पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं 5 अंक की प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है और 5 अंक का प्रश्न है। अंक 5 का देखते हैं। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताइए। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, श्वसन में लिखेंगे श्वसन एक अपचयी क्रिया है। इधर लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी क्रिया है। पॉइंट नंबर 2, श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थ काम में लाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया होती है, उसमें भोज्य पदार्थ काम में लाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? भोज्य पदार्थ संचित होता है, स्टोर रहता है। नंबर 3, श्वसन में पौधे का शुष्क भार घट जाता है। श्वसन क्रिया में पौधे का शुष्क भार होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे का शुष्क भार बढ़ जाता है। नंबर 4, श्वसन में CO2 ग्रहण, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण की जाती है। 5 पॉइंट, यह क्रिया प्रत्येक क्षण होती है और यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मैं इसके माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की नौकरियों के बारे में भी जानकारी देता रहता हूं। तो मेरी इस वीडियो एक चैनल पर एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें मैं आपको योजनाओं के बारे में बताऊँगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में लाडली बहना योजना के बारे में बताया हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ष महिलाओं को 12,000 रुपये की राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्राप्त की जाएगी।